हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास प्लस टू का है। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था चैप्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस का, द इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। आज उसी चैप्टर का जो पार्ट टू है वो हम लेके आए हैं। लास्ट जो वीडियो है मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि जो वन पार्टी सिस्टम और जो आपका वन पार्टी डोमिनेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा मैंने आपको पहला जो हमारे देश के अंदर जनरल इलेक्शन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, उस समय मेजर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कौन सी थी। इसके अलावा उसके अंदर हमने पढ़ा था एक व्यक्ति दीन दयाल उपाध्याय, उनकी आइडियोलॉजी पढ़ी थी। तो ये वाले जो कंसेप्ट है वो हम चैप्टर के जो पार्ट वन है वीडियो का उसमें क्लियर कर चुके हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मैं आपको एक पार्टी तो पढ़ा चुका हूँ, बीजेएस, भारतीय जनसंघ। इसके अलावा एक पार्टी मैंने आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाई है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे उनमें से मैंने आपको एक लीडर बताया था, राम मनोहर लोहिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी लीडर के बारे में बात करेंगे, राम मनोहर लोहिया की। यहीं से हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बाद जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट लीडर हैं, काफ़ी फेमस लीडर हैं अपने समय के। और इनका आपको एक एमसीक्यू के अंदर टॉपिक पूछा जाता है। इन्होंने 1967 में एक स्लोगन दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म। ये इनका स्लोगन है, बड़ा ही पॉपुलर स्लोगन है। ये कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उनके खिलाफ थे। और 1967 के अंदर जब इंडिया के अंदर इलेक्शन हुआ सेंटर और स्टेट का, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको ये बात बताई थी कि 1967 तक सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन सेम समय पर ही होते थे। तो इसी नारे की वजह से या इस व्यक्ति के एफर्ट्स की वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो पहली बार भारत के अंदर जो 8 स्टेट्स थी उनमें कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक था। तो पहली बार कांग्रेस है जो वो 8 स्टेट में हारी थी 1867 में। और उसी समय कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनाई उन्होंने सेंटर में, तो उनकी सीटें लोएस्ट रही 283। अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्शन की बात करें 1952, 1957, 1962, इन तीनों इलेक्शंस में जो कांग्रेस की सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब ये बात आई 1967 पर, तो कांग्रेस की जो सीट है वो लोएस्ट पॉइंट पे आ गई 283। अगर यहाँ पर आप चेक करके देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जो सीट है वो 300 प्लस थी। अब कांग्रेस पार्टी एक डेक्लाइनिंग पीरियड में चली गई थी। और इस डेक्लाइनिंग पीरियड के अंदर कांग्रेस का जो सबसे ज्यादा विरोध किया गया था वो था व्यक्ति राम मनोहर लोहिया। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस के लिए एक हेडेक बन चुकी थी। अब पढ़ते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया है जो कि सोशलिस्ट लीडर हैं, हालांकि इनकी डेथ भी 1967 में ही होगी जो इलेक्शंस के टाइम पे। तो अब इनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो राम मनोहर लोहिया ये चाहते हैं कि जो हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स है उसके होने चाहिए चौबुर्ज राजनीति। चौबुर्ज राजनीति, ये हालांकि ये हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है। मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताता हूँ कि चौबुर्ज का मतलब क्या होता है। चौ का मतलब होता है 4 और बुर्ज का मतलब होता है पिल्लर। और राजनीति को आप सभी पता है इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, 4 पिल्लर ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे अगर आज की डेट में बात करते हो तो हमारी पॉलिटिक्स के 3 पिल्लर हैं। एक तो आपका इलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, एक होता है आपका स्टेट लेवल पर, और एक आपका होता है लोकल लेवल पर। तो आज हमारी राजनीति के 3 पिल्लर हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल। 3 स्तरीय व्यवस्था है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो राम मनोहर लोहिया है इनकी आइडियोलॉजी थी कि इसके अंदर एक और पिल्लर है जो वो ऐड करना चाहिए, एक लेवल पर गवर्नमेंट और बननी चाहिए, और वो लेवल था इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इनका मानना था कि लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और सेंटर लेवल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट 4 लेवल पर बननी चाहिए। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं चौबुर्ज राजनीति। ये इनका कंसेप्ट था
जो कि फिलॉसफी थी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वो अलग मैटर है, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कुछ इस तरह की थी। इसके बाद इनका जो सेकंड कंसेप्ट है, थ्री सिंबल्स ऑफ पॉलिटिक्स। थ्री सिंबल्स ऑफ पॉलिटिक्स। अब इन्होंने राजनीति के 3 सिंबल बताए हैं और ये तीनों सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला सिंबल है इसके अंदर स्पेड। स्पेड है। स्पेड के अलावा एक इसके अंदर है प्रिजन। स्पेड, प्रिजन। इसके अलावा हमारे पास एक सिंबल है यहां पर स्वॉर्ड, तलवार, जेल और स्पेड जो आप कुदाली बोलते हैं जिसको, या आप पंजाबी के अंदर लैंग्वेज के अंदर यूज करते हो, खेतों में जैसे आप कसी का यूज करते हो, कहीं बोल देते हो पंजाबी लैंग्वेज में। तो ये 3 सिंबल है। अब देखिए इनका मीनिंग क्या है। वो कहते हैं कि राजनीति के अंदर स्पेड होना चाहिए, प्रिजन होनी चाहिए और स्वॉर्ड होना चाहिए। अब तीनों है क्या चाहिए। देखो वो स्पेड किसको बोल रहे हैं। स्पेड का आप कैसे याद रखोगे, जैसे फार्मर है तो फार्मर खेतों के अंदर एफर्ट करता है, वो स्पेड की हेल्प से ही करता है। वो सारा दिन स्पेड चलाता है तो उसके साथ उसकी जो खेतों की प्रोडक्शन है जो वो होती है। तो वो कहता है कि जो भी एफर्ट्स किसी देश के लिए किसी आम लोगों के द्वारा किए जाएं, कॉमन पीपल के द्वारा किए जाएं, या यही एफर्ट आपके देश की सरकार के द्वारा किए जाएं, तो देश बनाने के लिए सरकार और जनता द्वारा जो भी एफर्ट किए जाते हैं वो स्पेड है। क्लियर। दूसरा वो बोलते हैं प्रिजन। प्रिजन का मतलब जेल। ये कहते हैं कि जो रिच पीपल हैं उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पुअर के लिए, ताकि रिच और पुअर के अंदर जो डिफरेंस है वो कम हो सके। तो इन्होंने ये बोला कि रिच पीपल है जो, वो उनको पुअर के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और इसी सेक्रीफाइस को वो जेल बोलते हैं। अब तीसरा वर्ड आपके पास स्वॉर्ड। और वो कहते हैं कि कोई भी कंट्री जो प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर जो तलवार है वो सबसे बड़ा एक साधन है। और वो कौन सा होता है डेमोक्रेसी के अंदर, आपको पता है कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो किसी देश के लोगों की, वो है राइट टू वोट। तो वो राइट टू वोट को स्वॉर्ड लिखते हैं। जो अमीरों द्वारा गरीबों के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा उसको बोलते हैं प्रिजन। और जो लोगों द्वारा एफर्ट किए जाते हैं उसको बोलते हैं, चाहे वो आम जनता करे चाहे वो गवर्नमेंट करे, उसके लिए वो टर्म यूज करते हैं स्पीड। सो इन्होंने पॉलिटिक्स के 3 सिंबल्स की बात करी है कि ये तीनों चीज देश के अंदर जब तक नहीं होंगी उस समय तक जो देश है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप नहीं कर सकता। तो ये 2 पॉलिटिक पॉइंट हो गए इसके। अब तीसरा पॉइंट आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो ये आपको नाम से क्लियर होगा। जैसे अब देखो कि जो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है, जिन्होंने सबसे पहले सोशलिज्म की बात की थी, तो वो कहते थे कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि सोशलिज्म तो आएगा लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है, पूंजीपति को सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर जो राम मनोहर लोहिया जी हैं उनका ये मानना था कि सोशलिज्म तो आना चाहिए लेकिन वो डेमोक्रेटिक वे से होना चाहिए, उसके अंदर गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट है जो वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, सोशलिस्ट पैटर्न पर काम करेगी, और वो जो सरकार होगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स के एक कंसेप्ट को फॉलो किया, वो है सोशलिज्म, लेकिन वो कार्ल मार्क्स के सेकंड कंसेप्ट के ऊपर एग्री नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। वो मानते हैं कि गवर्नमेंट होनी चाहिए और जो वो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक जो वे है उसके साथ ही इलेक्ट होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट है इनका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। अब पॉइंट नंबर जो 4 है वो आप स्लोगन से लिख सकते हो, नॉन कांग्रेसिज्म। इनका मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो उसकी जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी हद तक कैपिटलिस्ट है, और ये व्यक्ति हैं जो वो सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर चलते थे। और एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बताने वाला हूँ कि 1960 से लेके जो 1969 तक के जो कांग्रेस पार्टी के मेन लीडर हैं वो ऑलमोस्ट थे सभी सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब होता है सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी। इसको हम पार्टी के हार्ड लाइनर के नाम से भी जानते हैं। किसी भी देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके कुछ मतलब कि जो
डोमिनेट लीडर होते हैं, जो सीनियर लीडर होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर सिंडिकेट। अब उस समय अगर सिंडिकेट लीडर्स की हम बात करें, इसका हम जिक्र करेंगे अगले चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में। अभी मैं फिलहाल के लिए आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक लीडर है इसके अंदर मोरारजी देसाई। अभी मैं शॉर्ट में चलूंगा, आगे आगे आपको जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो ये काफ़ी लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। निगलिंग अप्पा, निगलिंग अप्पा जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते थे। SK पाटिल। इसके अलावा एक लीडर हमारे पास है के कामराज, बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लीडर हैं, JB सहाय। ये सारे कांग्रेस पार्टी के उस समय सिंडिकेट लीडर्स थे, और ये जितने भी लीडर थे इन सब की सोच थी कैपिटलिस्ट। अब जो पार्टी के मेन लीडर हैं अगर वो सारे ही कैपिटलिस्ट होंगे तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से क्लियर होगा कि जो राम मनोहर लोहिया है उसके साथ इनकी जो आइडियोलॉजी है वो मैच नहीं करेगी। इसीलिए वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था, क्योंकि इसके जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो सभी के सभी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टीज ऑफ सोशलिज्म या सोशलिस्ट। अब उनका ये मानना था कि चाहे आपके देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम की वो बात नहीं करते, वो चाइना को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं कि देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे ABCD, चाहे आपके देश के अंदर 1000 पार्टी हैं, इन सभी पार्टीज को मिला के आपको सभी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो रखनी चाहिए सोशलिस्ट। कि चाहे पार्टी जितनी भी हो लेकिन उन सबकी सोच क्या होनी चाहिए, सोशलिस्ट। चाहे कांग्रेस है, चाहे BJP है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे श्रोमणी अकाली दल है, चाहे DMK है, चाहे ADMK है, JDU है, RJD है, हजारों पार्टियां भारत के अंदर, लेकिन ये कहता है कि इन सभी पार्टियों को मिला के एक ही सोच है, जो वो पैटर्न है जो फॉलो करना चाहिए, और वो पैटर्न है सोशलिज्म या सोशलिस्ट। तो ये कहता है पार्टीज ऑफ सोशलिस्ट। तो कहने का मतलब कि जितनी भी पार्टीज हैं वो सभी की सभी ही आपकी सोशलिस्ट होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट की वो बात करते हैं राम मनोहर लोहिया जी। तो इसके ये 5 पॉइंट हैं, मैं रिपीट करता हूँ। चौबुर्ज के अंदर आपको 4 लेवल, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल। 3 सिंबल के अंदर प्रिजन, लोगों का सेक्रीफाइस, अमीरों का गरीबों के लिए, ठीक है। स्पीड के अंदर आपका जो पॉइंट है वो लोगों के एफर्ट्स हैं, और स्वॉर्ड आपका राइट टू वोट। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर कार्ल मार्क्स को फॉलो करता है, लेकिन गवर्नमेंट को जरूरी मानता है, जबकि कार्ल मार्क्स इसको नहीं मानता था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है क्योंकि सिंडिकेट मेंबर्स जो कैपिटलिस्ट हैं, और जो सभी पार्टियों मिलकर उनको एक सोशलिस्ट जो पैटर्न है वो फॉलो करना चाहिए। तो ये टॉपिक था आपका राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, आप इसको प्लीज ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था भारत के अंदर 1952 के अंदर, उस समय जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। जैसे कि एक पार्टी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, भारतीय जनसंघ, जिसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाद में 1953 के अंदर इनकी डेथ होगी। और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, जिसकी हम आइडियोलॉजी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अंत्योदय का कंसेप्ट उसके अंदर पढ़ा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, नॉन कैपिटलिज्म, नॉन सोशलिज्म, ठीक है। और एक पार्टी मैं आपको लास्ट टाइम करवाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पहले इसका नाम 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके 48 में सिर्फ रह गया सोशलिस्ट पार्टी। और इसके अंदर आपकी जो लीडर्स हैं राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और सी राजा गोपालाचार्य। अब देखिए मैं इसको दोबारा क्यों बता रहा हूँ कि जो सी राजा गोपालाचार्य है, इसके ऊपर आपको कुछ जो MCQs हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब सी राजा गोपालाचार्य के ऊपर आपको क्या क्या पूछा जाता है, देखिए। सबसे पहले आपको मैप के अंदर ये पूछा जाता है कि जो सी राजा गोपालाचार्य वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ये व्यक्ति थे तमिलनाडु के। उसके बाद ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि जिस समय तक देश का संविधान नहीं बना था तो उस समय तक हम ऑलमोस्ट ब्रिटिश के रूल ही फॉलो कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये पोस्ट खत्म हो गई थी, उसके बाद प्रेसिडेंट बनने शुरू हो गए। तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हैं। अगर आखिरी पूछे तो लास्ट कौन थे, आपको पता है कि आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके अलावा इन्हीं को पहला भारत रत्न भी मिला है, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड गिवन टू दी सी राजा गोपालाचार्य। तो ये 3 आपको MCQ हैं जो इसके रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्टी है
जिसका नाम है सीपीआई। अब देखिए सीपीआई जो पार्टी है इसका पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी 1925 के अंदर बनी थी, सॉरी 1924। तो 1924 के अंदर ये काफ़ी हद तक जो यूएसएसआर या जो आपका चाइना का कंसेप्ट है उससे काफ़ी इफेक्टेड थी। तो इंडिया के अंदर इस पार्टी के ऊपर 1924 से ऑलमोस्ट 1942 तक अंग्रेजों ने पहले तो इसके ऊपर लगा दिया बैन, ये पार्टी भारत में से बैन कर दी गई। लेकिन 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई, आपने इतिहास के अंदर कभी पढ़ा होगा, तो महात्मा गांधी ने जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी चलाई तो 1942 के अंदर, तो इस पार्टी के ऊपर जितने भी सैंक्शंस थे वो हटा दिए गए और ये पार्टी दोबारा से एक्टिव होगी। और फाइनली जाके 1951 के अंदर जब अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हुए तो इस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया और इसको पहले इलेक्शन टोटल 16 सीट्स आई। और ये देखने में 16 बहुत कम है, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक फैक्ट बताता हूँ ये उस समय की सेकंड रनर अप पार्टी थी पहले इलेक्शन के अंदर। मैं अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो कांग्रेस पार्टी के बाद जो सबसे ज्यादा सीट आई हैं वो सीपीआई को ही आई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद सेकंड नंबर पर जो पार्टी को सीट्स आई हैं वो सीपीआई ही है। अब ये सीपीआई पार्टी है जो इसके अंदर कौन से आपके मेन लीडर्स थे। एक लीडर का नाम है चारू मजमूदार, चारू मजमूदार, जिन्होंने बाद में अपनी पार्टी अलग कर ली थी नक्सलिट मूवमेंट की वजह से, सीपीआई एमएल, वो आपका कंसेप्ट अभी बाद में आएगा। तो चारू मजमूदार इसके मेन लीडर थे। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सीपीआई पार्टी थी इसी में से एक पार्टी अलग हुई थी, सीपीआई एम। ये 1964 में बनी थी आफ्टर द वॉर ऑफ चाइना। इसके बाद आपका सीपीआई एमएल, ये पार्टी आपकी 1967 में बनी थी जब इंडिया के अंदर नक्सलिट मूवमेंट है जो वो चारू मजमूदार ने स्टार्ट की थी। तो ये तीन पार्टी हैं, सीपीआई, सीपीआई एम, एमएल। एम का मतलब मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क्स के फैन है, और ये मार्क्स के साथ साथ जो लेनिन है उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये थी आपकी कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले इलेक्शन में थी। इसके अलावा आप 1959 में एक पार्टी और याद रखिएगा, आपके सिलेबस का पार्ट है, और उस पार्टी का नाम है स्वतंत्र पार्टी, जो कि लेटर पीरियड में बनी है 1959 में। इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो है आपकी कैपिटलिस्ट, और इस पार्टी के जो मेन फाउंडर है उनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज फर्नांडिस, जो आपको इंदिरा गांधी का जो चैप्टर आएगा नेशनल इमरजेंसी 1975 उसमें इनके अंडर ही एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, रेलवे स्ट्राइक, जो कि आपको मैं एक चैप्टर छोड़कर उसके आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसी के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए थे सी राजा गोपालाचार्य, तो ये इस पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे। तो ये इसके कुछ फेमस लीडर्स हैं और ये पार्टी का नाम है स्वतंत्र पार्टी। तो यहाँ तक थी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज आपके सिलेबस में हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन के दौरान। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इंडिया का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन खत्म होने के बाद जो सेकंड इलेक्शन हुआ है 1957 का जो इलेक्शन है, 1962 तक ये गवर्नमेंट चली। और इस समय भी आपको बात ये याद होगी कि सेंटर और स्टेट के जो इलेक्शन है वो सेम टाइम पे हैं। अब इस इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सेंटर गवर्नमेंट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई हैं वो है आपकी टोटल 300। एंड पहला जो इलेक्शन था, देखिए पहले इलेक्शन के अंदर तो आपकी सीट आई है टोटल 364। अब जो दूसरा इलेक्शन है इसके अंदर आपकी सीट आई है 352। तो कांग्रेस को सेंटर गवर्नमेंट के अंदर जो सीट आई है वो 352 आई हैं। अब जो स्टेट की अगर बात करें, क्योंकि उस समय स्टेट के इलेक्शन भी सेम डेट पर होते थे, तो जो पहला जनरल इलेक्शन है उसमें तो कांग्रेस पार्टी की सभी स्टेट्स में ही सरकार आई थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है पहली बार केरल का जो इलेक्शन है इसके अंदर कांग्रेस पार्टी हार गई। तो आपको यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा
या आपको मैप के अंदर आएगा कि नेम द स्टेट वेयर द कांग्रेस लॉस्ट फर्स्ट इन द स्टेट, कि उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर कांग्रेस पहली बार हारी थी। तो यहां पर हारी थी केरल में। और इस इलेक्शन के अंदर आपको बताता हूं कि जो विनर पार्टी थी उस पार्टी का नाम था सीपीआई। आपको यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि नेम दी स्टेट वेयर दी फर्स्ट सीपीआई गवर्नमेंट फॉर्मेट, कि सीपीआई ने सबसे पहली बार सरकार कहां पर बनाई, तो आंसर आएगा कांग्रेस को हराकर केरल के अंदर पहली बार सीपीआई पार्टी है जो वो जीती थी। यहां पर टोटल जो सीट थी उस समय वो थी 126। अब इसमें से जो कांग्रेस पार्टी है और जो सीपीआई इनके बीच में मुकाबला था मेन, तो बाकी इंडिपेंडेंट कुछ उम्मीदवार भी थे, कुछ उम्मीदवार इंडिपेंडेंट थे। तो यहाँ पर आपकी जो सीपीआई पार्टी है इसको मिली 60 सीट, टोटल 60, और जो इंडिपेंडेंट है इनको मिली 5, और जो बाकी सीट थी वो कुछ कांग्रेस और जो छोटी मोटी पार्टीज उनके बीच में डिवाइड होगी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि 1/2, यानी कि 50% आपके पास मेंबर होना जरूरी है। तो 50% अगर आप इसका निकालोगे तो 50% से एक ज़्यादा, तो 126 का हाफ करोगे तो 63, एक आपको ज़्यादा चाहिए टोटल का 50% का, तो आपको सरकार बनाने के लिए मेंबर चाहिए यहाँ पर 64। लेकिन सीपीआई के पास प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास मेंबर हैं 60। तो इन्होंने ये 5 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको साथ में लेकर यहाँ पर पहली बार गवर्नमेंट बनाई, इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए कि इंडिया की वो स्टेट जहां पर पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, तो ये भी केरल है। अगर पूछे कि पहली बार सीपीआई कहां जीती है तो केरल है। अगर पूछे कि पहली बार कांग्रेस कहां हारी है तो आंसर केरल है। या पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहां बनी है तो केरल में बनी है। सभी का आंसर केरल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका जो सीएम बनाया गया उनका नाम है नंबूदरी पद। तो ये इनके सीएम बनाए गए। लेकिन यहाँ से एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि 1959 के अंदर पहली बार जो इंदिरा गांधी है इनको 1 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। और इन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सिर्फ केरल में ये सरकार नहीं है, वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 जो कि आपकी स्टेट इमरजेंसी है उसका इस्तेमाल कर कर केरल के अंदर यहाँ पर इमरजेंसी लगाई और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया। तो इसका भी बदला है जो वो बाद में लिया जाएगा। अभी आपको जब 7th चैप्टर या 6th चैप्टर पढ़ोगे तो तब जाके पता लगेगा कि इंदिरा गांधी को इस चीज़ का आने वाले टाइम में क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये इमरजेंसी लगाकर यहाँ पर 1959 के अंदर जो ये गवर्नमेंट है इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 356 का मिस यूज किया गया केरल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए केरल वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद अगला टॉपिक है कि कॉजेज ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस फ्रॉम 1952 टू 1967। अब इसमें हमसे ये पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी जो कि 1952 से लेकर 1967 तक लगभग 15 साल भारत के अंदर डोमिनेंस करती रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो कारण क्या है? ऐसा क्या था कांग्रेस पार्टी के पास कि लोग हर बार उसी को वोट डाल रहे थे, किसी अदर पार्टी को वोट क्यों नहीं डाल रहे थे? और कांग्रेस पार्टी बार बार क्यों जीत रही थी भारत के अंदर? तो उसके कुछ बेसिक रीजंस हैं। अब उन रीजंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और ये आपको एग्जाम के अंदर या तो 4 मार्क्स के अंदर आएगा टॉपिक या फिर आपको ये 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए अब रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है कि जो आपकी कांग्रेस है, आप पेपर में पूरा नाम लिखोगे आईएनसी, क्योंकि कांग्रेस बहुत है भारत के अंदर, तो पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इज ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये पार्टी हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी है। जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि इसकी जो फाउंडेशन है 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसकी फाउंडेशन एलन ऑक्टाविन ह्यूम नाम के जो ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर थे रिटायर्ड, उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। तो इस पार्टी को लोग काफ़ी पहले से जानते थे। ये आज़ादी से लगभग आप मान के चलो कि 62 ईयर बैक, 62 साल पहले से लोग इसको जानते थे।
तो ये सबसे पुरानी पार्टी होने की वजह से लोगों के अंदर इसकी एक इमेज बनी हुई थी, तो इसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को जानते थे, उसके ऊपर उनका ट्रस्ट था। तो पहला रीजन तो ये है। अब उसके बाद रीजन नंबर 2, उसके बाद आ गया डोमिनेट लीडर्स। अब उसके बाद सेकंड रीजन है कि कांग्रेस पार्टी के पास डोमिनेट लीडर्स थे। अब कांग्रेस पार्टी की अगर बात तो कौन से लीडर थे उनके पास, देखो इनकी पार्टी के अंदर सबसे बड़े लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। हालांकि उनकी डेथ 1950 में ही हो गई थी, लेकिन लीडर्स पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे, उनके सपोर्टर्स थे जो वो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हालांकि इस कांग्रेस पार्टी का पार्ट नहीं थे, तो उनको नेहरू ने अपनी कैबिनेट के अंदर लॉ मिनिस्टर बनाया था 1947 के अंदर। बाद में सितंबर 1950 के अंदर उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन भी दे दिया था। तो जितने भी मतलब कि पढ़े लिखे लॉयर्स हैं, वकील थे जितने भी, वो सभी इसी पार्टी के अंदर थे, और इस पार्टी के पास एक अच्छी लीडरशिप थी। तो डोमिनेट लीडर लिख सकते हो, या आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज थी, तो जिसकी वजह से ये पार्टी बार बार जीत रही थी। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी इन दी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई है उसके अंदर जितने भी लीडर थे वो सारे कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे उसके अंदर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो जितने भी देश के बड़े देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, वो कहीं ना कहीं सारे ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो लोगों का इस पार्टी के ऊपर एक ट्रस्ट था, तो जिसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार इलेक्शन जीत रही थी। अब उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है ये देश की एक सेकुलर पार्टी थी। सेकुलर पार्टी का मतलब होता है, सेकुलर वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी पार्टी जो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलती है। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रिलीजन के नाम पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ये सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देती थी, चाहे उसके अंदर हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे आपके पर्शियन है, चाहे जैनिज्म है, सभी रिलीजन को वो साथ लेके चलती थी। तो एक सेकुलर पार्टी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीक ओपोजिशन पार्टी। अगर उस समय भारत के अंदर देखा जाए तो जितनी भी ओपोजिशन पार्टी थी उनके पास कोई बड़ा ऐसे ग्रुप नहीं था जो उनको फॉलो करता हो, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके बेस पे उनको माना जा सकता था कि जितनी भी ओपोजिशन पार्टी, चाहे उसके अंदर बीजेएस है, चाहे सीपीआई है, तो वो वीक आइडियोलॉजी वाले लोग थे, उनको लोग इतना पसंद नहीं करते थे। तो ओपोजिशन के पास कोई ऐसा अच्छा चेहरा नहीं था, लीडर नहीं थे, जिसकी वजह से लोग उनको वोट डाले। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार जीत रही थी। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो ऑल टाइप ऑफ आइडियोलॉजी। अब कांग्रेस का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर हर तरह की आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, तो इसके अंदर हर तरह के लीडर थे जो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। आपको इसके अंदर कम्युनिस्ट लीडर भी मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको कैपिटलिस्ट लीडर भी मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको फेमिनिस्ट लीडर भी मिल जाएंगे जो फीमेल को इक्वल सपोर्ट करने की बात करते हैं, इसके अंदर आपको सोशलिस्ट लीडर भी मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको मार्क्सिज्म लीडर भी मिल जाएंगे। तो हर तरह के लीडर कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, तो जिसकी वजह से लोग इस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करते थे। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हर बार इलेक्शंस के अंदर जो जीत है वो हासिल कर रही थी पहले 15 साल के लिए। तो ये कारण है। तो यहाँ पर मैं वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 है इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ, और इसके बाद जल्दी ही इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 3 है वो हम यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।